Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT of Math Ganit Prakash. So we have already started chapter number 6 parameter and area. इसके दो parts already हम कर चुके हैं. इस वीडियो में हम part 3 देखने वाले हैं. I hope you have watched all the previous videos. If you haven't watched that, please go through the links given in the description box. So parameter and area. तो parameter वाला part तो हम cover कर चुके हैं. इस वीडियो में हम एरिया वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं. तो एरिया क्या होता है चलिए जानते हैं. सो 6.2 एक्सरसाइज एरिया. वी हैव स्टडीड द एरियाज ऑफ क्लोज्ड फिगर्स दैट इज रेगुलर और इरेगुलर इन प्रीवियस ग्रेड्स. लेट अस रिकॉल सम की पॉइंट्स. एरिया क्या होता है, रेगुलर जो शेप्स होते हैं उनका और इरेगुलर जो शेप्स होते हैं उनका, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन दिया गया है. लेट अस जस्ट रीड इट. सो द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. जैसे ये आउटर बाउंड्री है, इसके अंदर का ये जो ग्रीन पोर्शन है ये क्या है, इस बाउंड्री के अंदर का एरिया है, इसे हम एरिया बोलते हैं. ऐसे ही ये रेक्टेंगुलर शेप है. सो पैरामीटर में हम ये आउटर जो ब्लैक कलर की बाउंड्री है ये निकाल देते हैं ना, लेंथ निकाल देते हैं बाउंड्री का. अब हम एरिया में इसके अंदर का जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है वो फाइंड आउट करते हैं. सो इन प्रीवियस ग्रेड्स वी अराइव्ड एट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर यूजिंग स्क्वायर ग्रिड पेपर. डू यू रिमेम्बर? हमने ग्रिड पेपर का यूज करके एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं पिछली क्लासेस में ये देखा था. तो हमें रिकॉल करके यहाँ पे फॉर्मूला लिखने हैं दोनों के. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं कि स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं ना, तो साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर. इसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू ए का स्क्वायर. अगर हम साइड को a मानते हैं तो a का स्क्वायर. फिर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ. सो ये दोनों तरफ की साइड्स को हम इंटू कर देते हैं. सो आ जाता है एरिया. अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे पैरामीटर बताएंगे बोथ स्क्वायर और रेक्टेंगल का. हमने पिछले पार्ट में किया था तो आई होप आपको याद होगा. अगर याद नहीं है इसका मतलब आपने पिछले पार्ट सही से नहीं देखे हैं. चलिए आगे रीड करते हैं. सो लेट्स सी सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज आइडियाज. एरिया से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. पहला है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर. फाइंड आउट द फ्लोर एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड. तो यहाँ पर एक फ्लोर है, ये मैंने ऑरेंज कलर से बनाया. इसकी लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है 5 मीटर और 4 मीटर है ना. लेंथ 5 मीटर और विड्थ है 4 मीटर. अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने देखा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं. सो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ यानी 5 इंटू 4 यानी 20 स्क्वायर मीटर. इस पूरे ऑरेंज का एरिया आ गया. अब कह रहे हैं कि एक स्क्वायर कारपेट इसमें बिछा हुआ है. तो चलो मैंने ग्रीन कलर का एक स्क्वायर कारपेट बिछा लिया. अब इसकी टोटल साइड है 3 मीटर है ना. सो स्क्वायर है इसीलिए इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, 3 3 3 3 राइट. अब इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, सो साइड का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 9 राइट. सो 9 स्क्वायर मीटर इस स्क्वायर का एरिया आ गया. तो हमें पूरे का पता चल गया एरिया और ग्रीन कलर वाले का भी पता चल गया. तो हमें बताना है क्वेश्चन के हिसाब से कि कितने एरिया में कारपेट नहीं बिछा हुआ है, मतलब ये शेडेड रीजन. सो पूरे में से ग्रीन को माइनस कर दो यानी 20 स्क्वायर मीटर में से 9 स्क्वायर मीटर को माइनस कर दो तो कितना आया 11 स्क्वायर मीटर. यही बचा हुआ एरिया. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. 4 स्क्वायर फ्लावर बेड each of side 4 meter are in 4 corners on a piece of land 12 meter long and 10 meter wide. Find the area of remaining part of the land. अब ये एक लैंड है जो मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ किया. इसकी लेंथ दी है 12 मीटर, विड्थ दी है 10 मीटर राइट. अब हमें पहले तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है क्वेश्चन में. सो एरिया लेंथ इंटू विड्थ, सो 12 मीटर इंटू 10 मीटर ये आ गया 120 स्क्वायर मीटर. हमने ये देखा था एरिया किस में लिखते हैं, यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर है ना. अब क्वेश्चन के हिसाब से टोटल एरिया जो है इसके चारों कॉर्नर पे एक एक स्क्वायर फ्लावर बेड है इस तरीके से, और इसकी साइड दी हुई है 4 बाय 4 यानी 4 मीटर इसकी साइड है चारों. क्योंकि स्क्वायर है तो सारी बराबर होंगी. तो इसका एरिया कैसे निकलेगा 4 इंटू 4, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड राइट. सो हमने 4 इंटू 4 किया तो आ गया 16 स्क्वायर मीटर. लेकिन ये तो एक स्क्वायर बॉक्स का एरिया हुआ ना, ऐसे 4 फ्लावर बेड हैं तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सबका एरिया आ जाएगा. तो कितना आया 64 स्क्वायर मीटर.
अब हमें बताना है कितना पोर्शन ऐसा है जहाँ पे फ्लावर्स नहीं है। सो टोटल में से इन चारों के एरिया को माइनस कर दो, तो टोटल कितना आया था 120 स्क्वायर मीटर। इसमें से 64 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 56 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन। एक गार्डन है रेक्टेंगल शेप का, इस गार्डन का हमें लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर लॉन्ग और एरिया दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर। हमें इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। सो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। जो जो चीजें पता है उनकी वैल्यू पुट कर दो। सो एरिया 300 है तो एरिया के नीचे 300 लिख देंगे, लेंथ 25 है तो लेंथ के नीचे 25 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज रहेगा। विड्थ नहीं पता है तो विड्थ को एज इट इज लिख देंगे। तो हमने पिछले पार्ट्स में देखा था इक्वेशन में सॉल्व कैसे करते हैं। तो 25 इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो इधर बच गया विड्थ, तो 300 को 25 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 12 मीटर, यानी विड्थ कितना है 12 मीटर है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपी पर 100 स्क्वायर मीटर। देखो एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ दी है और विड्थ दी है ना। हम एरिया निकाल लेते हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ यानी 500 मीटर इंटू 200 मीटर, तो ये आ गया 1 लाख स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे कहा है पूरे एरिया में टाइल्स बिछवानी है। सो 100 स्क्वायर मीटर में टाइल्स बिछाने के लिए 8 रुपीज लगते हैं। तो हमें बताना है जो भी एरिया अभी हमने निकाला दैट इज 1 लाख स्क्वायर मीटर, इस पूरे में अगर टाइल्स बिछाना है तो फिर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने रुपए लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमें 100 स्क्वायर मीटर का दिया है, तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 100। ओके, नाउ अब हमें 1 लाख स्क्वायर मीटर का निकालना है। सो बस 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी हमारा आंसर ऊपर आया है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप 2 जीरो को ऐसे कट कर दोगे तो बचेगा 1000 इंटू 8। तो 1000 इंटू 8 इज इक्वल टू 8000 रुपीज लगेंगे टोटल एरिया में अगर आप टाइलिंग करवाते हैं तो। नाउ नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in this grove। ये गार्डन है राइट, इसकी लेंथ और विड्थ हमें दी है, 100 मीटर लेंथ है और 50 मीटर इसकी विड्थ है। तो पहले तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लेंथ इंटू विड्थ यानी 100 इंटू 50 आ गया 5000 स्क्वायर मीटर। अब बोला है इसमें कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। सो एक कोकोनट ट्री इस तरीके से लगता है ना, तो एरिया कितना कवर करता है, मैंने लाइट ग्रीन कलर से पैच दिखाया आपको, 25 स्क्वायर मीटर का एक कोकोनट ट्री का एरिया है। तो कितने ट्री टोटल लगेंगे, इस तरीके से कितने पैचेस बन सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री के लिए क्या करेंगे, जो भी ग्रूव का भी हमने एरिया निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे कि पर ट्री के लिए कितना एरिया चाहिए। सो 5000 अभी हमारा एरिया आया ग्रूव का, डिवाइडेड बाय 25। 25 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 25 स्क्वायर मीटर ही एरिया है एक ट्री के लिए। सो 5000 को 25 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 200। तो आंसर क्या हो गया, 200 कोकोनट ट्रीज कैन बी प्लांटेड। So I hope it is clear. Now next यहाँ पे दिया हुआ है by splitting the following figures into rectangles find their areas, all measures are given in meters। ये जो भी नंबर्स नीचे दिए हुए हैं ना सब मीटर में है। तो अभी हम यूनिट के तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, स्प्लिट्स करके एरिया फाइंड आउट करना है। स्प्लिट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। सो देखो पहले मैंने ये वाला रेक्टेंगल लिया तो 4 और 3 ये लेंथ और विड्थ हो गई, तो 4 इंटू 3 इस रेड वाले रेक्टेंगल का एरिया 12 यूनिट आ गया। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन ले लिया ये मैंने, तो इधर 2 है और इधर 3 है, यानी 2 इंटू 3 तो कितना आ गया 6 यूनिट आ गया ग्रीन वाले का एरिया। मैं यहाँ साइड में बॉक्स भी कलर वाले बनाते चल रही हूँ है ना। नाउ नेक्स्ट हमने ये ब्लू वाला पोर्शन ले लिया, तो इसका एक तो हमें पता है 4 इसकी लंबाई पता है, लेकिन ये वाला एरिया कैसे पता चलेगा। तो देखो ये पूरा 4 है तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए 4, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड क्या होती है बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर ये इतना 3 दिया हुआ है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है 4। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे 4 इंटू 1 दैट इज लेंथ इंटू विड्थ, तो 4 इंटू 1 4 यूनिट्स आ गया। अब बचा ये वाला एरिया, इसको मैंने ऑरेंज कलर से लिया, तो इसका एरिया भी लेंथ इंटू विड्थ ही होगा। अब देखो ये सबसे थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझना आप। यहाँ पर देखो ये 3 है तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो यहाँ तक 2 है तो ये बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा राइट। अब ये ऊपर 3 है तो नीचे वाला पूरा एरिया कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो यहाँ तक 1 है तो बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि नीचे हमारा 4 दिया है और यहाँ तक अगर 2 है तो ये बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4, राइट। तो हमने इस तरीके से 2 निकाला तो ऊपर वाला भी 2 हो जाएगा। अब इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, तो वो कैसे करेंगे हम, ये 2 है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 दिया है तो 2 और 1 3, राइट। सो 3 × 2, इस पूरे का एरिया आ गया 6। अब टोटल एरिया फाइंड आउट करो तो इस पूरे को आप ऐड कर दो, 12 + 6 + 4 + 6, ये आ जाएगा 28 यूनिट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इसमें 3 पोर्शंस बन रहे हैं, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और 1 तो पहले का निकाल लिया, फिर ये भी ब्लू क्या हो जाएगा, 3 × 1, राइट। सो 3 × 1 3 3 दोनों का आ गया। अब ये बचा ग्रीन वाला, तो ग्रीन में नीचे 3 दिया है, ये कितना हो जाएगा, तो पूरा 3 है और यहाँ तक 2 दिया हुआ है, तो 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 है ना। सो 3 × 1 इसका भी एरिया आ गया। सो 3 + 3 + 3 टोटल एरिया कितना आ गया, 9 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट, कट आउट द 10 ग्राम पीसेस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके सबसे लास्ट वाले चैप्टर के बाद ये दिया हुआ है इमेज वहां पर। सो इसमें से सभी पिक्चर्स आपको कट कर लेने हैं और इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, तो ये एक्टिविटी है, जरूरी नहीं है कि ये सभी एक्सरसाइज में आपको सॉल्व कराऊं, ये आप घर पे खुद से भी कर सकते हैं, राइट। मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ कि आपको करना कैसे है, फिर बाकी के आप खुद करेंगे। तो जैसे ये दिया हुआ है तो इसको आप छोटे छोटे पीसेस जहां पे भी अलग अलग कलर है उस शेप में अच्छे से कट कर लेंगे केयरफुली। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ कहा है एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। हमें ये बताना है कि कितने पीसेस का एरिया जो है वो सेम है। सो इसी पार्ट में हिंट दिया हुआ है एक, कि जो 10 ग्राम पीसेस हैं, बाय प्लेसिंग द शेप्स ओवर ईच अदर वी कैन फाइंड आउट द शेप्स A and B have same area and C and E have same area। हम जब एक के ऊपर एक रख के चेक करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि देखो ये A है, A के ऊपर B रखो, पूरी तरीके से दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया, तो A और B बराबर है। ऐसे ही C के ऊपर E रखो, दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया, यानी C और E बराबर है। सो इस तरीके से हम पता करेंगे एक के ऊपर एक रख के। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप D एज कंपेयर टू शेप C। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C, D एंड E। देखो D जो है वो C से कितना बड़ा है और C, D और E में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए भी यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, हिंट का ही पार्ट है। You would have also figured out the shape D can be exactly covered using C and E, which means shape D has twice the area of C और shape E। अब C को 2 बार ले लो तो भी D कवर कर देगा, और E को 2 बार ले लो तो भी D कवर कर देगा। इसका मतलब एरिया ऑफ D जो है वो 2 गुना है किसका, 2 × शेप ऑफ C या फिर शेप ऑफ E, किसी का भी आप एरिया ले लो, 2 गुना है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप D या फिर F, किसका एरिया जो है ज्यादा है। सो देखो यहाँ पर एज वी लर्न शेप D कैन बी सीन एज कंसिस्टिंग ऑफ 2 शेप्स ऑफ इक्वल साइजेस टू शेप C और E। हमने अभी देखा कि जो D है वो C और E अगर आप दो ले लोगे तो वो D बन जाता है। तो ये मैंने पहले तो F ले लिया क्योंकि हमें D और F को कंपेयर करना है। अब D को मैं ना लेते हुए 2 E ले लेती हूँ, क्योंकि 2 E क्या थे, D के बराबर थे। तो देखो पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं F को, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, D और F जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच शेप हैज मोर एरिया, F या G, F या G में से किसका ज्यादा एरिया है वो भी आपको बताना है। सो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया F। अब G वाला जो है इस तरीके से पैरेललोग्राम है, तो ऐसे में रखूंगी तो आधा एरिया बाहर जा रहा है। मान लो इसको आप घर पे करेंगे एक्टिविटी को, तो कट करके इसको इधर से आपने फिक्स किया, तो देखो पूरा कवर कर रहा है G को, यानी कि ये भी क्या है, बराबर है ऑलमोस्ट, है ना। सो इतना आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आप पीसेस कट भी कर सकते हैं, राइट। सो लुक एट द फिगर बिलो एंड गेस विच वन ऑफ देम हैज अ लार्जर एरिया। यहाँ पर 2 इरेगुलर इमेजेस दी गई हैं, हमको इनका एरिया पता करना है। तो ऐसी चीजों का एरिया कैसे पता करते हैं, सो वी कैन एस्टिमेट द एरिया ऑफ एनी सिंपल क्लोज शेप बाय यूजिंग अ शीट ऑफ स्क्वायर पेपर और ग्राफ पेपर वेयर एवरी स्क्वायर मेजर्स 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट और 1 स्क्वायर यूनिट। सो इस तरीके का शीट यूज करके हम ऐसी फिगर्स का एरिया पता करते हैं। सो टू एस्टिमेट द एरिया सबसे पहले हम इसको ट्रेस करेंगे शेप को एक ट्रांसपेरेंट पेपर
गए। उसके बाद इस शीट पे रखेंगे इस तरीके से, और आप देख सकते हैं इसके अंदर के बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, है ना। फिर हम एरिया काउंट करते हैं। कैसे? अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, तो इसमें पॉइंट्स में दिया हुआ है। पहला पॉइंट है कि अगर इस तरीके से एक स्क्वायर कंप्लीट बन रहा है तो उसको हम 1 काउंट करेंगे, और इग्नोर पोर्शन ऑफ एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर, जो हाफ स्क्वायर से भी कम एरिया कवर कर रहा है इस इमेज में। जैसे यहाँ आप देखिए बहुत छोटा पोर्शन है ना, हाफ ये मैंने लिया स्क्वायर, उससे भी कम पोर्शन इसमें आ रहा है इमेज के अंदर, तो ये क्या करेंगे हम इग्नोर कर देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। एंड इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज इन अ रीजन, जस्ट काउंट इट एज 1 स्क्वायर। या फिर अगर हाफ से ज्यादा कोई एरिया कवर कर रहा है तो उसको हम 1 काउंट कर लेंगे। तो ये वाला स्क्वायर देखिए आप, ये हाफ से ज्यादा है ना, हाफ मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया, उससे भी आगे तक अभी ये है, तो इसका मतलब इसको हम 1 काउंट करेंगे। इफ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर इज काउंटेड, टेक इट्स एरिया एज हाफ स्क्वायर यूनिट। सो इस तरीके से अगर सिर्फ हाफ एरिया आ रहा है, एग्जैक्ट हाफ, तो उसको हम हाफ ही काउंट करेंगे। सो आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हम काउंट करते हैं और देखते हैं कैसे एरिया निकालेंगे। सो कुछ इमेजेस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है ये, अब देखो इसमें 1 2 3 हमने कंप्लीट स्क्वायर्स ले लिए है ना, और हाफ कितने हैं? 1 2, तो 1 2 2 हाफ को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1। सो 3 पहले से ब्लू वाले हैं और ये 1, यानी 4 यूनिट्स इसका एरिया आ गया। ऐसे नेक्स्ट वाली इमेज में देखिए 1 2 3 4 और 5 6, 6 हमने ब्लू वाले ले लिए, कंप्लीट यूनिट्स हैं, पूरे पूरे स्क्वायर बन रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6, 6 हाफ है, तो 6 हाफ को मिलाओगे तो 3 फुल यूनिट्स बनेंगे। तो 6 ब्लू वाले और 3 रेड वाले, यानी 9 यूनिट्स टोटल एरिया आ गए। ओके, अब नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 1 यूनिट्स आ गए, और 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे रेड आ गए, यानी 3, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 यूनिट्स हो जाएंगे। अब ये n लिखा हुआ है, इसमें देखिए 4 इधर है और 4 इधर है, यानी 8, और बीच में देखो कितने हैं हाफ वाले, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 स्क्वायर, तो 8 और 3 11 यूनिट्स आ गया इसका एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है लेट्स एक्सप्लोर व्हाई इज एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर। अभी हमने जो एरिया नापा, स्क्वायर यूज करके हमने नापा। ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट विद डायमीटर ब्रेड्थ ऑफ लेंथ 3, काउंट द स्क्वायर एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। फिर से आपको एक ऐसी शीट लेनी है, उस पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इस सर्कल के बीच में कितने कंप्लीट स्क्वायर आ रहे हैं, कितने हाफ स्क्वायर आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से इसका एरिया आपको काउंट करना है। सो एज यू कैन सी, सर्कल कांट बी पैक्ड टाइटली विदाउट गैप्स इन बिटवीन, so it is difficult to get an accurate measurement of area using circle as unit. Here the same rectangle is packed in two different ways with circle. The first one has 42 circle and second one has 44 circle. देखो ये जो दो इमेजेस दी हैं, इनमें सर्कल का यूज करके एरिया को नापा। अभी हमने स्क्वायर का यूज करके नापा था, यहाँ सर्कल को यूज किया है। लेकिन देखो इस बीच में छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं आपको, इन एरिया का क्या होगा, कैसे नापेंगे ये? तो सर्कल से जब हम नापते हैं तो एरिया बीच में बच जाते हैं, छूट जाते हैं। सेकेंड वाले में देखो, इसमें सर्कल अगर बिल्कुल पास पास कर दिए तो साइड में एरिया बच गया, अब इसको कैसे नापेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आती है सर्कल से काउंट करने में। तो ये सेम साइज के इमेजेस होते हुए भी इसमें सर्कल अलग अलग क्वांटिटी में, पहले में 42 सर्कल्स हैं और दूसरे में 44 सर्कल्स हैं, और फिर भी गैप्स हैं बीच में। तो यही ये लड़की कह रही है कि व्हाई कांट वी यूज सर्कल इंस्टेड ऑफ स्क्वायर्स टू फाइंड द एरिया, इसीलिए हम यूज नहीं करते क्योंकि इसमें गैप्स रह जाते हैं। सो ऐसे ही आपको ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स और इन सब का यूज करके आप एरियाज बना के और नाप सकते हैं कि इसमें क्या फायदे और क्या नुकसान है, राइट। अब बताना है लिस्ट आउट द पॉइंट्स दैट मेक अ स्क्वायर द बेस्ट शेप टू यूज टू मेजर एरिया, और आपको स्क्वायर से नापने के कुछ कुछ बेनिफिट्स बताने कि स्क्वायर का यूज हम क्यों करते हैं। और ये दो चीजें दी गई हैं कि आप अपने जो फ्लोर है आउटसाइड आपके कॉरिडोर का, वो नाप सकते हैं, या फिर प्लेग्राउंड का जो एरिया है वो आप स्क्वायर की मदद से या जिस भी तरीके से आप चाहें नाप सकते हैं। सो मेरिट्स यानी अच्छाई क्या क्या है स्क्वायर से नापने की, कि यूनिफॉर्मिटी होती है, चारों साइड्स इसके बराबर होते हैं तो टोटल एरिया काउंट करना आसान हो जाता है। नो गैप्स, स्क्वायर से जब हम काउंट करते हैं तो इसमें कोई गैप नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता एरिया। फिर सिंप्लिसिटी, कैलकुलेशन जो है मल्टीप्लाई करना, जो कि हम एरिया निकालते हैं साइड का स्क्वायर, वो इजी हो जाता है। और वैसे ही इसके बहुत से यूजेस हैं, कैसे?
फुल अगर बॉक्स है तो हम 1 एरिया काउंट कर लेते हैं, लेकिन वही अगर उसको हम हाफ स्क्वायर कर देते हैं तो हाफ काउंट कर लेते हैं, है ना? सो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन में हम स्क्वायर को यूज कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया है, लेट्स एक्सप्लोर। ऑन अ स्क्वायर ग्रिड पेपर, 1 square is equal to 1 square unit, make as many rectangle as you can whose length and width are a whole number of units such that area of a rectangle is 24 square units। अब यहाँ पर एक शीट लेनी है आपको, इसमें आप जितने रेक्टेंगल चाहें उतने ड्रॉ कीजिए। बस आपको ये याद रखना है कि जो बॉक्स है टोटल 24 आने चाहिए, 24 स्क्वायर यूनिट एरिया आना चाहिए। तो कितने तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो सबसे पहले एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ। ओके, सो देखो ये मैंने एक लिया, लेंथ इसकी ले ली 24 और विड्थ इसकी ले ली 1। एक ही बॉक्स है नीचे, है ना? और ऐसे लंबाई में 24 है। सो 24 इंटू 1 एरिया क्या आ जाएगा? 24। फिर मैंने 2 ले ली इसके विड्थ और लंबाई कितनी ले ली? 12। सो एरिया क्या हो गया? 12 इंटू 2 24। फिर से 24 आया, हमें 24 स्क्वायर यूनिट ही लाना है। आप बॉक्स काउंट करोगे तो टोटल 24 है। नाउ अब मैंने ले ली विड्थ 3 और लेंथ 8, तो एरिया क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 24। ऐसे ही मैंने लेंथ ले ली 6 और विड्थ ले ली 4, तो एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4 24। सब में 24 एरिया आ रहा है, यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स है इसमें। नाउ अब इनके हम पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पहले वाले में पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 24, क्योंकि 1 है विड्थ और 24 है लेंथ। सो 2 इंटू 1 प्लस 24 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 24 25 और 25 इंटू 2 50। फिर ऐसे ही सेकेंड वाले में 2 इंटू 12 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 14, 14 टू जा 28। देन तीसरे वाले में 2 इंटू 8 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 3 कितना होता है? 11, 11 इंटू 2 22। देन नेक्स्ट इज 4 यूनिट्स है और 6 यूनिट्स है। सो 2 इंटू 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 होता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आएगा, है ना? नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पैरामीटर? सबसे ज्यादा पैरामीटर किस में है? तो पहली वाली इमेज में। इसमें 24 लेंथ है और 1 विड्थ है। सो 1 और 24 वाला जो इमेज है इसमें पैरामीटर सबसे ज्यादा है, क्योंकि आंसर आया है 50। फिर सबसे कम किस में आया है? तो 6 और 4 वाले में, मतलब ये ब्लू वाले में, क्योंकि इसमें पैरामीटर सिर्फ 20 आया है। तो आप इसमें एक अंदाजा लगा के देखिए कि जो इमेज लंबाई में ज्यादा है, जैसे पहली वाली 24 बॉक्सेस तक जा रही है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा रेक्टेंगल की लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा पैरामीटर होगा। और जो ब्लू वाला है उसमें आप देखेंगे तो ये लगभग स्क्वायर जैसा दिख रहा है, छोटा होते जा रहा है, लेंथ कम है ना? तो इसमें क्या होगा? पैरामीटर कम होता जा रहा है। तो उसी बेसिस पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 square centimeter, what will your answer be? Give any reason. Is it possible to predict the shape of the rectangle with the greatest parameter as well as the least parameter? Give examples and reasons for your answer. सो अभी हमने 24 बॉक्सेस वाला यानी 24 एरियाज के साथ रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए। आपको 32 एरियाज के साथ ऐसे ही ड्रॉ करना है, तो ये आप खुद करेंगे, है ना? पिछले वीडियोस में बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप सारे क्वेश्चन कर देते हो, एक दो हमारे लिए भी छोड़ा करो, तो ये मैंने छोड़े। अब ये करके देखना आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, है ना? चलिए, तो अब इसमें पूछा है, क्या हम इमेज को देख के बता सकते हैं कि हाँ किसका पैरामीटर ज्यादा होगा या किसका कम होगा? तो अभी मैंने आपको बताया। तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें कि शेप ऑफ रेक्टेंगल ग्रेटेस्ट पैरामीटर अगर होगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट होना चाहिए, लंबाई उसकी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा 1 और 24। और अगर कम है तो वो क्लोजर होना चाहिए स्क्वायर के, स्क्वायर शेप में आता जाएगा तो उसकी पैरामीटर कम हो जाएगी। सो रीजन क्या है इसका? पैरामीटर डिक्रीजेस एज द रेक्टेंगल डायमेंशन अप्रोच अ स्क्वायर। जैसे जैसे रेक्टेंगल कम होता जाता है लेंथ में, वो स्क्वायर का शेप लेते जाता है, वैसे वैसे उसका पैरामीटर कम हो जाता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद एक्सरसाइज 6.2। 6.2 तक हमने कवर कर लिया है। एक और एक्सरसाइज शायद बची हुई है, तो एक और पार्ट आएगा। अभी तक हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, फोर्थ पार्ट में इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।